प्यारे साथियों, आप सबने बचपन से लेकर अब तक ज्वालामुखी फटने की ज्योग्राफी क्लास 6th स्टैंडर्ड से पढ़ना शुरू किया होगा और अब तक कहीं ना कहीं वॉल्केनो आपकी कहानियों में, आपके द्वारा पढ़े गए कंटेंट में, आपकी सुर्खियों में रहे होंगे। लेकिन आज जिस हम ज्वालामुखी की बात कर रहे हैं, इसे फटने में 12,000 साल लगे हैं। यानी कि कभी ये फटे थे टाइप से है और ये फिर से अब जाके फटा है। यह ज्वालामुखी इथोपिया के अंदर था और इथोपिया के अंदर ये जो ज्वालामुखी था, इसके फटने से भारत में चिंता बढ़ गई। भारत में ऐसी चिंता बढ़ी कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, उत्तराखंड, इन सभी स्टेट्स को टेंशन होने लगी। इस बात की टेंशन आज के सेशन में बताएंगे। फिलहाल एक तस्वीर देखिए आपके सामने। ये जो तस्वीर है ना, जो ये जो बादल सा बना आ रहा है, असल में ये एक वॉल्केनो के फटने का बादल है। मतलब वॉल्केनो फटा और उसकी वजह से ये फ्यूम सी बाहर निकल कर आई। आप इन तस्वीरों को यहां पर देखेंगे तो आप देख करके अंदाजा लगाएंगे कि कुछ मतलब बादल सा बना है, कॉलीफ्लावर जैसा बादल है जो बनता हुआ आपको ऊपर तक जाता दिखाई दे रहा है। एक बार के लिए बादल देख करके किसी को चिंता नहीं होती, लेकिन बादल में वाटर वेपर होती है। यहां पर लेकिन सैंड है। ये मतलब एक तरह से समझिए कोई धूल का गुबार लिया किसी ने और ऊपर की तरफ उछाल दिया, कुछ वैसा है। जमीन से उठा हुआ पानी के बिना, यानी कि इसमें वाटर कंटेंट मिनिमलिस्टिक तरीके से है। ये पानी नहीं है, बारिश नहीं करेगा, एक धुएं का गुबार है जो इस तरह से उठ रहा है, जिसे आप यहां पर देख सकते हैं। एक वीडियो भी बाहर आया जिसे आप यहां पर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने इसे रिकॉर्ड किया अपने मोबाइल में और इस धूल के गुबार को उठता हुआ आप देख रहे हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जो धरती के अंदर गहराई से निकल करके आई हैं, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेस शामिल हैं। वो यहां से निकल करके आपको ऊपर की तरफ धुएं का गुबार बनते हुए जाती हुई दिखाई दे रही है। यह घटना कहां की है? तो अफ्रीका का जो पूर्वी किनारा है, जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, उसके अंदर देश है एक इथोपिया। उस इथोपिया के उत्तर में, बिल्कुल इरिट्रिया के दक्षिण में यह जगह है। यहां पर एक ज्वालामुखी फटा है। यह बम जैसा दिखने वाला ज्वालामुखी यहां से फटा है और इसकी जो धुआं है, यह जमीन से लगभग 15 किलोमीटर ऊपर तक पहुंच गई। यानी कि क्षोभ मंडल को क्रॉस करके स्ट्रेटोस्फीयर तक की यात्रा पर निकल गई, जहां पर हवाई जहाज उड़ते हैं। तो ऐसे में यह हवा ऊपर उड़ी। अब यह कौन सी जगह है? तो देखो, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है ना, वो इस तरफ अरब सागर के किनारे पर डला हुआ है और अरब सागर के किनारे हम डले हुए हैं। यानी कि अरब सागर से अगर आप चलेंगे तो अरब सागर के पूर्व पे इंडिया है। तो अब यहां पर कोई वॉल्केनो फटा है और वहां आप रहते हैं उस कोने में। आप सोचिए कि इस वॉल्केनो की धुआं से आपको टेंशन हो रही है। अब अंदाजा लगाइए कितनी भीषण धुआं रही होगी। यह हेडलाइन है कि इथोपिया का वॉल्केनो इरप्शन हुआ, जिसकी वजह से दिल्ली, नॉर्थ इंडिया रिस्क में आ गए। ये सारी चर्चा आज के सेशन में करेंगे। तस्वीरें हैं जिन्हें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर उठा धुआं, जिसका नाम, अच्छा, इस वॉल्केनो का नाम था हेली-गुबी। हेली-गुबी करके इसका नाम है। और ये हेली-गुबी करके जो वॉल्केनो है, ये कभी 12,000 साल पहले फटा बताया, जिसकी चिंता फिलहाल गुजरात, राजस्थान जैसी जगह को हो रही है। अब ये थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि ये कैसे चिंता हो रही है और क्या इसके पीछे का लॉजिक है। 12,000 साल पहले, यानी कि उस समय का कोई भी फिलहाल हमारे पास तो एविडेंस नहीं है कि उस समय कुछ ऐसा फटा था। ऐसा हमारे पास कोई अपडेट तो नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ज्वालामुखी हिम युग के अंत में और होलोसीन युग की शुरुआत से मेल खाता है। मतलब फिलहाल के लिए अगर हम वैज्ञानिकों की बात को समझें, साइंटिस्ट जिस तरह से इस बात को लेते होंगे, क्योंकि ये अगर पहले था तो फटा होगा, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। वैज्ञानिक हर ज्वालामुखी को लेकर ये चलते हैं कि वो पहले कभी ना कभी फटा है। तो इसके बारे में कह रहे हैं कि जब आइस एज खत्म हुआ था, उस समय पर यह ज्वालामुखी फटा होगा और होलोसीन युग की शुरुआत हो रही होगी। तभी जाकर के ये 12,000 साल वाला जो फिगर है उसे मैच करता दिखेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि 15,000 साल पहले पृथ्वी के सूरज के चक्कर लगाने के ऑर्बिट में हल्का सा बदलाव हुआ था, जिससे धरती पर ज्यादा रोशनी पहुंची थी, ग्लेशियर पिघले थे और हिमयुग खत्म होकर के होलोसीन युग की शुरुआत हुई थी। ये युग मतलब पृथ्वी के जो विकास क्रम है, उसके इवोल्यूशन के अंदर, कि पृथ्वी जिस तरह से जियोग्राफिकल साइकिल फॉलो करती हुई आ रही है, जियोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं उसे, वो जो फॉलो करती आ रही है एज के हिसाब से, वैज्ञानिक इसे इस तरह से देखते हुए चल रहे हैं। उस समय पर इस तरह का वॉल्केनो कभी फटा होगा, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक फिलहाल फटने पर अभी सल्फर डाइऑक्साइड और राख निकल कर आई है। और अब ये राख जो यहां से निकली, ये यमन और ओमान को भी पार करके बाहर की तरफ उड़ने लगी। मतलब यह है कि सोमवार की करीब रात 11 बजे ये इथोपिया के अंदर फटा हुआ जो ज्वालामुखी है, ये 4300 किलोमीटर दूर भारत के राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, इन क्षेत्रों के अंदर फैलता हुआ दिखाई दिया। मतलब यहां से चल करके ये हवा ऊपर उठी और उठ करके भारत की तरफ चल दी। अब आप देखो, ये इथोपिया से फटी है हेली-गुबी, यही है वो वॉल्केनो, और यहां से निकल करके ये उड़ते हुए इस दिशा की तरफ निकलने लगी। आप कहेंगे इसको इधर ही जाना था, इसको कहीं और भी जगह मिल सकती थी। वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसके पीछे भी ज्योग्राफी के अंदर चीजें जोड़ी जा रही हैं और उनका कुछ का मानना है कि जेट स्ट्रीम्स की वजह से ये इस तरफ की यात्रा करते हुए चलने लगा, क्योंकि अब सर्दियों का समय आ रहा है और मावठ आने लगेगी। और आपको पता होगा कि मावठ के समय पर भी
मेडिटेरेनियन सी, और ये मेडिटेरेनियन सी वाला जो पानी है ये इस तरफ आता हुआ दिखाई देता है, मतलब हवाएं चलती हुई इस तरह से वेस्टर्लीज बनकर आ रही होती है। तो ये तर्क दिया जा रहा है कि उस तरह से ही ये हवा घूमती हुई इस तरफ आई थी। फिर से एक बार की तरफ आप इस गुबार को उठा हुआ देखें, और ये 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर आसमान में ऊपर उठा और उठ करके और फिर ये ट्रेवल करने लगा। अब आप देखिए, पहले आसमान में उठता हुआ ये गुबार, और इस गुबार में है राख और सल्फर डाइऑक्साइड। अब आप पूछेंगे कोई नुकसान है क्या इससे? तो पहली बात तो यह कि अगर कोई हवाई जहाज यहां से जा रहा हो तो हवाई जहाज को तो पहले ही बादलों में दिक्कत आती है, बादलों में लेकिन दिक्कत आती है उसकी वजह से उसके अंदर डिस्टर्बेंस भी आता है चलते समय, लेकिन टर्बुलेंस जिसे आप कहते हैं। लेकिन ये जो जगह है इसमें कोई बादल तो है नहीं, बादल की जगह धुआं है। अब ये धुआं में सल्फर डाइऑक्साइड है, धूल के पार्टिकल्स हैं। अगर इनमें से कोई फ्लाइट निकले तो फ्लाइट के मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें धुआं फंस सकती है, या फिर ये कहिए कि राख फंस सकती है, एसी में जा सकती है, सांस में दिक्कत आ सकती है ना, विंड्स में फंस सकती है। तो मतलब जितने भी फ्लाइट्स के सामने से निकलेंगी उन्हें चिंता होगी। अब आप कहेंगे फटा तो किसी एक कोने पे है, चिंता की क्या बात है? देखो, चिंता की बात यह है कि ये फट करके यहां से आगे इतना बड़े क्षेत्र में फैल गया, इतना बड़े क्षेत्रफल में फैल गया जितना ऑस्ट्रेलिया का अपना पूरा पूरा क्षेत्रफल है। अब सोचो यहां से फटा है और बिल्कुल अगरबत्ती की धुआं की तरह ये निकलता हुआ दूसरी तरह तक पहुंच रहा है, तो इस रास्ते में से जो भी निकला ना उन सबके लिए नुकसानदायक है। अब सवाल बना, ये यहीं पर ही क्यों फटा? देखो, इसके पीछे ज्योग्राफी में एक बात कही जाती है। ज्योग्राफी में ज्वालामुखी फटने की कहानी को प्लेट टेक्टोनिक से समझाया जाता है। आसान भाषा में समझे तो ऐसे समझिए जैसे दूध के ऊपर मलाई जमी हुई है। ऐसे माना जाता है कि पृथ्वी के अंदर कई परतें हैं, परतों में जहां अपन लोग रहते हैं उसको क्रस्ट कहते हैं, उसके जस्ट नीचे वाले हिस्सा को मैग्मा कहते हैं, और उसके अंदर में कोर कहा जाता है। मैग्मा के बारे में कहा जाता है कि उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, अपर मैग्मा वाला हिस्सा, वो पिघला हुआ है। पिघला हुआ है मतलब जलने की वजह से पिघल रहा है, मतलब मेल्टेड स्थिति में है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मलाई के नीचे दूध है, बिल्कुल वैसे ही मैग्मा है अर्थ के अंदर। वो जो प्लेट्स हैं वो बिल्कुल क्रस्ट की, जिसको स्थिति कह रहे हैं आप, दूध के ऊपर बैठी मलाई जैसा है। अब ये कहा जाता है कि मैग्मा में अगर हलचल हो तो हलचल की वजह से जो ऊपर बैठी हुई प्लेट है उसमें दरार आ जाती है। इसको आसान भाषा में समझते हैं, दूध में अगर मलाई जमी हुई है और आपने बर्तन को गर्म चढ़ा दिया तो अंदर दूध में जब भी उछल कूद मचने लगती है तो मलाई ब्रेक होने लगती है, और ज्यादा गर्म करोगे तो मलाई टूट जाती है और उसके अंदर से दूध ऊपर की तरफ बाहर निकल आता है। बिल्कुल वैसे ही अर्थ के ऊपर पूरी तरह से ऐसी प्लेट्स बनी हुई हैं, और इन प्लेट्स के अंदर मैग्मा है, और मैग्मा जब उछाले मारता है ये प्लेट्स दरक जाती हैं और सरक जाती हैं। बस इनके दरकने और सरकने से ही दुनिया के अंदर ज्वालामुखी और भूकंप का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी कहते हैं। मतलब आप ये समझिए कि आप इस तरह से मैग्मा की अपराइजिंग देखते हैं और फिर ये इस तरह से दाएं बाएं निकलना शुरू कर देता है, और शुरू करके प्लेट्स को धक्का देता है, और प्लेट्स दूसरी प्लेट से टकराती है तो टक्करें होती हैं। कुछ इस तरह का नवैया निकल करके आता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझ रहे हो। अब यहां पर ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कहा गया कि पूरी धरती कुल मिलाकर 7 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स में बटी हुई है। ये प्लेटें साल भर में 2 से लेकर 10 सेंटीमीटर की रफ्तार से हिलती डुलती हैं। आज भी इनके अंदर हलचल होती है, जिसकी वजह से ज्वालामुखी का फटना और भूकंप का आना देखा जाता है। फिलहाल जहां पर यह घटना घटी है वहां पर 3 बड़ी प्लेटें हैं, और वो जो 3 बड़ी प्लेटें हैं वो हर साल 1 से 2 सेंटीमीटर सरक रही हैं। इनमें से एक प्लेट का नाम है नूबियन प्लेट, दूसरी का नाम है ईस्ट अफ्रीकन प्लेट, और ये जो तीनों प्लेटें हैं जिसमें से एक अफ्रीकन महाद्वीप की जो प्लेट है सोमालियन प्लेट के साथ मिलकर के ये फटती हैं। तो मतलब ये 3 प्लेट कुछ इस तरह से हैं, अफ्रीका वाली नूबियन प्लेट, अरेबियन पेनिनसुला की प्लेट और न्यू सोमाली वाली प्लेट। ये 3 प्लेट्स हैं, पश्चिम की तरफ नूबियन, उत्तर की तरफ अरेबियन, पूर्व की तरफ सोमाली प्लेट, और ये तीनों एक दूसरे से 1-2 सेंटीमीटर के हिसाब से सालाना सरक रही हैं। अगर ये प्लेट यों सरकेगी, ये प्लेट यों सरकेगी तो बीच में मामला खाली होगा, बिल्कुल होगा। अफ्रीका के पूर्व की तरफ इसी कारण से एक रिफ्ट यानी कि एक खांच बन रही है, और उसे अफ्रीकन रिफ्ट के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका के मैप को जब आप देखेंगे तो मैप के अंदर ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट बहुत ही सिग्निफिकेंट फीचर है जब ज्योग्राफी का मैप पढ़ाया जाता है। तो ज्योग्राफी के मैप में ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट के अंदर यह जगह आती है जहां पर इस तरह की घटना घटी है। सोमाली प्लेट जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं, वहां पर यह घटना बिल्कुल तरीके से घटी हुई दिखाई दी है। ठीक है साहब, तो एक प्रकार से सोमाली प्लेट में रिफ्ट के अंदर जो तेजी आई उसकी वजह से यह फटा, और यहां पर केवल यही नहीं, एल्टा एले, डेलोस और हेलिगू भी ऐसे प्रमुख वॉल्केनो यहां पर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको वॉल्केनो की कहानी समझ में आ गई होगी। प्लेट का विस्थापन, अंदर से निकले हुए मैग्मा का ऊपर निकलकर आना, और मैग्मा जब सरफेस पर आ जाता है तो आप उसे लावा कहते हैं, और उसके साथ साथ बड़ी मात्रा में ऐश के क्लाउड बनकर के बाहर आते हैं। ठीक है साहब, ये जो क्लाउड्स हैं ये अब चलते चलते अपनी तरफ चल पड़े और भारत की तरफ निकलकर आए। ये कुछ तस्वीरें हैं जो दिखाती है कि देखो यहां से चलते हुए ये चले, अरब सागर क्रॉस होते हुए, जैसे निकले ही भारत के लिए थे, फटे ही भारत के लिए थे, इस तरह से फट करके भारत की तरफ चलते हुए दिखाई दिए। अब आप तारीखों में नजर देखें, 23 नवंबर को ये फटता है शाम के दिन। 24 नवंबर की सुबह ये लगभग ओमान को क्रॉस कर जाता है धुआं। ये धुआं और उड़ते उड़ते फिर पाकिस्तान, भारत के अंदर राजस्थान, गुजरात, इन क्षेत्रों को सेकंड डे में 24 नवंबर के दिन दोपहर तक पहुंच जाता है, और पहुंचते पहुंचते अब
क्योंकि आज आप इस सेशन को 26 तारीख के दिन सुन रहे हैं, ये क्रॉस कर चुका है और क्रॉस करते करते ये अब चाइना की साइड में निकल गया, हिमालय को क्रॉस करते हुए आगे चला गया है। ठीक है, तो इसका पूरा जो यात्रा चक्र है उसमें पाकिस्तान, भारत ये सब शामिल हुआ और अब ये भारत को क्रॉस करके चाइना की तरफ निकल गया है। 4300 किलोमीटर की दूरी राख ने तय कर ली 2 दिन के अंदर। आप इससे अंदाजा लगाइए। तो क्या इससे कोई नुकसान हुआ? देखिए, अपेक्षा यह थी कि इसकी निकली हुई राख हमारे ऊपर गिरेगी या फिर जो क्षोभ मंडल है, जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, जहां पर हम लोग सांस के लिए ऑक्सीजन देखते हैं, उसके साथ मिलकर के ये AQI को बिगाड़ देगा, एयर क्वालिटी को बिगाड़ देगा और हमारे देश के अंदर पॉल्यूशन बढ़ा सकता है, फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है, शीतलन भी कर सकता है। कई बार वॉल्केनो फटने से कूलिंग इफेक्ट भी आता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके धुएं के जो बादल थे वो निकल गए और आगे की तरफ अब चाइना साइड में पहुंच गए। चाइना को क्रॉस करके अब वो पैसिफिक ओशन में चले जाएंगे। अल्टीमेटली जापान के बाद जाते जाते ये बहुत न्यूट्रल हो जाएंगे। कुल मिलाकर के जो राख है, इसने बहुत तेजी से सफर किया और लगभग इसने मतलब अपने आप में कहिए तो 14 किलोमीटर ऊंचा उड़ करके इतना बड़ा क्षेत्रफल को कवर कर लिया जितने में ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप समा जाए। मतलब 54 लाख वर्ग किलोमीटर में इस धुएं ने बादल क्रिएट कर दिए, जिसे आप देख सकते हैं। ये राजस्थान के ऊपर से गुजरते हुए की एक तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है कि राजस्थान के ऊपर से उड़ते हुए कुछ इस प्रकार से बादल दिखाई दिए थे। बाकी वैज्ञानिकों ने अपने स्तर पर चेक किया कि सल्फर डाइऑक्साइड के लेवल में कोई परिवर्तन आया या नहीं। तो क्षोभ मंडल के लेवल पर, ट्रोपोस्फेयर के लेवल पर कोई खास परिवर्तन नहीं देखा गया। ऐश और स्मोक के बादल बनते हुए ऑब्जर्व किए गए, उनकी जो घटना है वो देखी गई, लेकिन अब बादल छट चुके हैं, चिंता की बात अब कोई भी नहीं है। लेकिन हाँ, अपन सबके लिए जो ज्योग्राफी के छात्र हैं, जो रुचि रखते हैं, उनके लिए यह घटना अपने आप में एक बड़ी घटना मानी जाएगी, क्योंकि ज्योग्राफी में अक्सर यह पढ़ा जाता है कि एटमॉस्फेरिक कूलिंग का इफेक्ट भी आता है कई बार। जैसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ऐसे ग्लोबल कूलिंग भी हो सकती है यदि ज्वालामुखी फटने से स्ट्रेटोस्फेयर में जाकर के धुएं के बादल छा जाएं तो सूरज का प्रकाश नीचे ही ना आ पाए। कुछ इस तरह की स्थितियां भी बन सकती हैं। ग्लोबल वार्मिंग का भी इसे रीजन बनाते हैं। अगर कोई थोड़ा नीचे रह जाए तो धरती से उठी हुई जो हीट है वो वापस एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाएगी, तो ओवरऑल गर्मी बढ़ जाएगी। तो ये तमाम चीजें हैं जिन्हें ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा बहुत बार है, लेकिन आज होते हुए देखा तो आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को उनके कंसेप्ट रिवाइज हो गए होंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे रियलाइज किया हो। इस बात पर एयरलाइंस की तरफ से अपनी तरफ से सारी एडवाइजरी जारी हुई। उन्होंने अपनी तरफ से बातें कही कि हम क्या क्या ध्यान रख रहे हैं, प्रिकॉशनरी हम कैसे चल रहे हैं। इस रूट में आने वाली जो फ्लाइट्स हैं उन्होंने प्रिकॉशनरी यात्राओं को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, निकलते हुए बचते हुए निकले और कुल मिलाकर के यहां से सब कुछ अब फिलहाल सुरक्षित निकल गया। कुल मिलाकर एक सवाल अगर ये पूछा जाए कि साहब अगर हवाई जहाज के रास्ते में ही राख मिल जाए तो क्या करें, तो देखो पहले से ही उनको अवेयर बताया जाता है कि रास्ते का ये रास्ता निकल रहा है, यहां से ऐश जा रही है। तो ऐसे में दिक्कत तो ये है कि हवाई जहाज की ब्लेंड्स खराब हो सकती हैं, इंजन में ये चीजें फंस सकती हैं, एसी को नुकसान हो सकता है, अंदर बैठे यात्रियों को नुकसान हो सकता है। लेकिन प्रिकॉशनरी तरीके से फिलहाल कोई नुकसान अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया गया है। अब हेलिगुबी जो फटा है, इसके पीछे का कारण क्या निकला कि साहब इतने साल बाद क्यों फटा, ये भी बता दो। तो कहा जा रहा है कि जुलाई में इससे 15 किलोमीटर दूर एक और ज्वालामुखी है जिसका नाम है एल्टा एले, वो फटा था। उसके फटने के बाद में जो प्लेट्स में मूवमेंट हुआ, क्योंकि हर साल प्लेट्स जो है वो 1-2 सेंटीमीटर खिसकती हैं, तो अभी जुलाई में ही फटा था, तो उसकी वजह से जो प्लेट का मूवमेंट था वो यहां तक पहुंच गया और उस प्लेट के मूवमेंट ने या तो ये यहां पर आकर के घटना दिखाता भिड़ करके भूकंप लाने की और जो सरक करके ज्वालामुखी लाने की, तो इसने जो है वो ज्वालामुखी का असर पैदा किया। एल्टा एले का इंपैक्ट यहां पर देखा गया, ऐसा लोगों का मानना है। ठीक है साहब, कुल मिलाकर के हम सुरक्षित, सब सुरक्षित, हवाई जहाज बढ़िया से उड़ रहे हैं, दुनिया में सब बढ़िया है। आपको एक बढ़िया कंसेप्ट जानने को मिल गया। उम्मीद है कि आप सभी साथियों ने इस जानकारी को बढ़िया से समझ लिया होगा। अब इसमें पूरी जो ज्वालामुखी और ये सब हमने बातें करी, अगर आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं कि ये कैसे आते हैं, क्या होते हैं, तो ये पूरा ज्योग्राफी का पार्ट है। मेरी अपनी किताबें जो आती हैं, भूगोल की, ज्योग्राफी की, दोनों किताबें आप उन्हें घर पर बैठे मंगा सकते हैं। और पूरा कंटेंट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हिस्ट्री ज्योग्राफी मेरे द्वारा पढ़ाई हुई कंप्लीट, पॉलिटी इकोनॉमी, उसके नोट्स प्लस कोर्स, ये कंप्लीट 1 साल की वैलिडिटी के साथ उपलब्ध है। नोट्स तो आपके घर आ जाएंगे और आप बढ़िया से एप्लीकेशन पे बैठकर पढ़ सकते हैं, अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। और भी हमारी पुस्तकें हैं जिन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।